Bismillahirrahmanirrahim. Our next lab is a function called by reference. Previously जो हमने लैब स्टडी करी थी वो हमारी फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू थी। इस लैब में हम दोनों लैब को कंबाइन स्टडी करेंगे और कंबाइन एनालाइज करके चेक करेंगे, जिसमें हम कॉल बाय वैल्यू के एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें कॉल बाय वैल्यू के बारे में बताया जाएगा कि अगर मुझे कोई एक पैरामीटर कॉल बाय वैल्यू पास करना है तो वो किस तरह से काम करता है। सेम सिनेरियो में हम कॉल बाय रेफरेंस के रिस्पेक्ट से चेक करेंगे। सो अगर हम theoretical aspect से बात करें कि there are two ways to invoke functions in many programming languages, that is call by value and call by reference. यही बात है कि अगर फंक्शन को मुझे प्रोग्राम में कॉल कराना है, if you want to invoke a function या call a function, तो फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल कराने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। First one is a call by value and the second one will be call by reference. First one will be called by value and the second one will be called by reference. When an argument is passed call by value, a copy of argument's value is made and passed to the call function. होता क्या है कि अगर एक आर्गुमेंट कॉल बाय वैल्यू के रिस्पेक्ट से इन्वोक किया जाता है या बुलाया जाता है एक फंक्शन, अगर एक फंक्शन या आर्गुमेंट कॉल बाय वैल्यू के रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा तो होगा क्या, उसमें आर्गुमेंट की कॉपी क्या बनाई जाएगी, आर्गुमेंट की वैल्यू की कॉपी बनाई जाएगी और फिर उसके बाद उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन के पास भेजा जाएगा। मतलब ओरिजिनल आर्गुमेंट नहीं भेजा जाएगा, आर्गुमेंट की कॉपी बना के फंक्शन को भेजा जाता है। दैट मीन्स हम इंटीजर मेन प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो जो हमारे पास मेन फंक्शन था, इंट मेन फंक्शन था, तो मेन फंक्शन में अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल किया जा रहा था तो वहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें से कॉपी बनाई जाती है। लेट्स सपोज ये जो मेरे पास जो एग्जांपल है, अगर यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेन फंक्शन की अगर बात की जाए, मेन फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग आ रही है, तो अगर मैं कॉल बाय वैल्यू के रिस्पेक्ट से काम करूँगा तो क्या होगा, इस आर्गुमेंट की कॉपी बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्गुमेंट की कॉपीज बनाई जाती हैं। लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल पे भी आप देख सकते हैं वहाँ पर आर्गुमेंट की कॉपीज बनाई जाती हैं। कॉपीज बना के मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सेम नहीं रहते, वेरिएबल चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने का मकसद ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने उसकी कॉपी बनानी है। तो या तो आप वेरिएबल बना सकते हैं या बाय डिफॉल्ट ये खुद भी यही करता है कि इनकी कॉपी बनाता है, ओरिजिनल वेरिएबल को, ओरिजिनल आर्गुमेंट को नहीं भेजता। ओरिजिनल आर्गुमेंट यहीं पर ही मौजूद रहता है मेरे पास, यानी मेन फंक्शन, यानी जो फंक्शन जो यूजर बनाता है, यूजर के पास ही ओरिजिनल आर्गुमेंट मौजूद रहता है। तो ओरिजिनल आर्गुमेंट कभी भी मेन फंक्शन में जो फंक्शन कॉल किया जाता है वहां पे सेंड नहीं होता। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि when an argument is passed call by value, a copy of the argument value is made and passed to the call function. जो फंक्शन जहाँ डिफाइन होगा वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन में कॉपी बनाएगा, कॉपी ऑफ आर्गुमेंट वैल्यूज में फंक्शन की मेन डेफिनेशन में कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाने के बाद जो इंटीजर मेन फंक्शन है वहाँ पर भेज देगा। तो दैट इज टर्म्ड एज कॉल बाय वैल्यू. The call by value mechanism is a read-only way of communication with the function and it does not change the values of the actual arguments. So क्या call by value में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, call by value में सिर्फ हम स्टडी कर सकते हैं उन वैल्यूज को जो कि फंक्शन में मौजूद होंगी। हम सिर्फ रीड कर सकते हैं उन वैल्यूज को, रीड ओनली वे कॉल बाय वैल्यू में। एंड और उसके रिस्पेक्ट से अगर क्योंकि रीड ओनली वे तो फिर ये वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। It makes the function more self-contained, protecting them against accidental side effects. तो उसका फायदा क्या होगा, वो उन मेन फंक्शन की आर्गुमेंट को, यानी जो फंक्शन बनाया है यूजर ने, जो फंक्शन बनाया है उसके आर्गुमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा और उसके आर्गुमेंट्स को कोई साइड इफेक्ट या कोई एक्सीडेंटली आर्गुमेंट्स का चेंज हो नहीं हो सकता। तो कॉल बाय वैल्यू का ये फंक्शन है कि ये एक अच्छा एक्सपेक्ट है कि कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके आर्गुमेंट चेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो फंक्शन यूजर ने बनाया है उसकी कॉपी वो पहले ही बना चुका है। जब कॉपी बन चुकी है तो वो प्रोटेक्टिव साइड पे आ गया है, और जब प्रोटेक्टिव साइड पे आ गया तो फिर उसके बाद उसको फायदा ही होगा। बट समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशंस वेयर अ फंक्शन मे नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर पास्ड टू इट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है
कि हमें पैरामीटर्स की वैल्यू यानी जो फंक्शंस हम कॉल करवा रहे हैं उसके जो पैरामीटर्स हमने बनाया, उसके पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं, उसकी वैल्यूज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत आ जाती है। तो और वैल्यूज़ को यानी आर्गुमेंट्स को चेंज करने की ज़रूरत आ जाती है, जो कि ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं ना आर्गुमेंट्स, हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत आ जाती है। सो it can be done by using call by reference. So to change the values of the function, we can do it by using call by reference. To pass a parameter by reference instead of by value, अगर मुझे पैरामीटर को by reference call by reference यूज करते हुए भेजना है बजाय से कि मैं call by value यूज करते हुए भेजूं, we simply append an ampersand, एंड का साइन लगा देंगे। पैरामीटर्स के साथ हम क्या लगा देंगे, एंड का साइन लगा देंगे। जहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा भी होगा कि जो फंक्शन बनाया गया था, यूजर डिफाइंड एक फंक्शन बनाया गया था, इसमें एम्परसेंड का जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, जो वेरिएबल्स, जो आर्गुमेंट्स, जो पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद है, उसके साथ एक एक एम्परसेंड का साइन लगा हुआ है। यहाँ दो वेरिएबल्स मौजूद है, मैंने बताया था मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कॉमा लगा के आप कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स, दो वेरिएबल लगे हुए हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, एम्परसेंड लगाया हुआ है। एम्परसेंड लगाने का मकसद ये कि अब ये फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है, इट इज नॉट एक्टिंग लाइक अ कॉल बाय वैल्यू। ओके जी। Now the argument is read write instead of read only, and any change to the local variable inside the function will cause the same change to the argument that was passed to it. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब वो यहाँ पे इसके साथ एंड लगाने से क्या, एंड लगाने से यहाँ पे क्या हमें फ़ायदा होगा, एंड लगाने से हमें यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि अब अगर कोई चेंजिंग होती है फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉलिंग में या फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग अगर होती है, तो वो क्या करेगा, अब वो इस फंक्शन के पैरामीटर्स को, पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है अगेन। अब अगर यहाँ पे कोई चेंजिंग होती है, फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग होती है, तो फंक्शन के अंदर चेंज होने की वजह से ये पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज कर रहा था, कल चेंज कर देगा कॉल बाय रेफरेंस में। जबकि अगर इसी की वाइस वर्सा कॉल बाय वैल्यू की बात करूं, कॉल बाय वैल्यू में ये चीज़ नहीं होगी। कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, अगर यहाँ पर यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन में कोई अगर चेंजेस होती है, तो फंक्शन के पैरामीटर सेम रहते हैं, आर्ग्यूमेंट सेम रहते हैं, आर्ग्यूमेंट विल नॉट नेवर चेंज, आर्ग्यूमेंट विल नॉट चेंज। तो इस चीज़ का बात की ख्याल रखना है, बात का ख्याल रखना है। इसकी एग्जाम्पल को हम देखेंगे भी अभी, तो आपको बहुत मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये हमारे पास इसकी कुछ ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू की मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, अगर तो ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई होकर चेंज नहीं हो रही, there will be no change in the modification of the modification during the modification of original value, so that function will be called as call by value, and vice versa. In contrast to it, if there is modification in the original value, then that function will be passed as call by reference. Okay जी, अगर ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है तो वो कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा, अगर ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाएगा। Figure 1 represents the difference between two functions, that is called by value and called by reference. There might be some cases where you need to manipulate from inside a function the value of an external variable. For that purpose, we can use arguments. We can use arguments passed by reference. When a variable is passed by reference, we are not passing copy of its value, but we are somehow passing the variable itself to the function, and any modification that we do to the local variables will have an effect in their counterpart variables passed as arguments in the call to the function. अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करते हुए चलूँ, तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में वही बातें बता रहा है जो मैं भी पीछे करते हुए आया हूँ आपके साथ, कि अगर डिफरेंस बताया गया है ऊपर की इस डायग्राम में कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे इनसाइड वैल्यू की मतलब आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है इनसाइड अ फंक्शन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। सो देयर वी विल यूज फंक्शन एज देयर वी विल पास द आर्ग्यूमेंट्स एज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अगर मुझे वैल्यूज़ को, आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ को वेरी करना होता है, चेंज करना होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू मैनिपुलेट हो, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू वेरी हो, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू चेंज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे।
when a reference is passed, when a variable is passed by reference, we are not passing a copy of its value. हम जब वेरिएबल को पास बाय रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वैल्यू की कॉपी नहीं बनाई जाती, पूरा का पूरा वेरिएबल जो है उठ के चला जाता है, मतलब वेरिएबल उस टाइम एक्टिव होता है, वेरिएबल की कोई कॉपी नहीं होती। वेरिएबल में अगर चेंजिंग हो गई तो आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। सो आपको ज़रूरत है, आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत है उस टाइम पे, इसीलिए आप यूज़ कर रहे हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। but we are somehow passing the variable itself to the function, and any modification that we do to local variables will have an effect in their counterpart variables passed as argument in the call to the function. अच्छा जी, रेफरेंस वेरिएबल्स, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? वो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है जो यूज किया जाता है? रेफरेंस वेरिएबल की बात करी जाए तो ये मेरे पास जो इंटीजर एम्परसेंड सी जो लिखा हुआ है, सी इज बेसिकली द रेफरेंस वेरिएबल, सी इज बेसिकली द रेफरेंस वेरिएबल. A reference variable is an alias or alternate name for a previously defined variable. So basically, a reference variable एक alias कह सकते हैं, ठीक है. Reference variable will be called as an alias या alternate name for previously defined variable. alias भी कहा जा सकता है. ये जो variable यहाँ लिखे हुए हैं इसके साथ एक reference variable लगा दिया जाता है, जैसे कि reference variable यहाँ t भी मौजूद है. T is basically the reference variable that we have used as an alias. So क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इक्वेट किया गया है, अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करूँगा तो C को C के बराबर नहीं कह सकता, या C को D के बराबर नहीं कह सकता, या अगेन C को D के बराबर या D को C के बराबर नहीं कह सकता. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम एक रेफरेंस वेरिएबल या एलियस यूज़ कर सकते हैं. एलियस क्या होगा कि मैंने एक थर्ड पार्टी पे एक वेरिएबल उठा लिया है, थर्ड वेरिएबल उठा लिया है जो कि उस पुराने वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. मेन वेरिएबल कौन कौन से थे मेरे पास? सी और डी थे. सो हम यूज क्या करते हैं? हम रेफरेंस वेरिएबल या एलियास यूज करते हैं. लेटर ऑन द टू वेरिएबल्स नेम्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू. चेंजेस टू द कॉपी डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल्स वैल्यू इन द कॉलम. ठीक है. अगर मैं कॉपी में कोई चेंजिंग करूंगा तो वो क्या करेगा? ओरिजिनल वेरिएबल्स वैल्यू में ओरिजिनल वेरिएबल्स वैल्यू चेंज नहीं करेगा. The call by reference, the caller gives the call function the ability to access the caller's data directly. ठीक है. कॉल बाय रेफरेंस की अगर बात की जाए, मैं बात अभी जो कर रहा था, कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल डाटा का एक्सेस होता है. मतलब अगर मैं फंक्शन यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन का एक्सेस होगा डायरेक्टली इसके डाटा के साथ, जबकि कॉल बाय वैल्यू में, यानी लास्ट लैब थी, कॉल बाय वैल्यू में इस फंक्शन के पैरामीटर्स को एक्सेस नहीं होगा कि वो जो फंक्शन जहाँ डिफाइन हो रहा है वहाँ जो आर्गुमेंट्स लिखे हुए उसको एक्सेस कर पाए. मतलब ए और बी, कॉल बाय वैल्यू की अगर बात करूँ, कॉल बाय वैल्यू में ए और बी बराबर नहीं हो सकते, या ए और बी को एक्सेस नहीं होगा कि वो सी और डी को तक पहुंच सके या सी और डी की वैल्यू सबको अटेन कर सके. तो इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया जाता है. जबकि कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ आपने m% जैसी लगा दिया, सो ए और बी की वैल्यूज को एक्सेस हो जाता है सी और डी की वैल्यूज तक. सो आप ए और बी में अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी होगी, ए और बी में कोई अगर चेंजिंग होगी, यहाँ पे इस फंक्शन की इन वैल्यूज में अगर कोई चेंजिंग होगी, तो इन वैल्यूज में चेंज होने की रिस्पेक्ट से इसके वैल्यूज को एक्सेस होगा कि वो रेफरेंस वेरिएबल्स या पैरामीटर्स या आर्गुमेंट जो हमारे पास मौजूद है उनको भी चेंज कर पाए. To indicate that the function parameter is passed by reference, simply follow the parameters type in the function prototype of function header by an ampersand. ठीक है. सिंपल हमने ampersand लगाना है और वो इंडिकेट कर देगा कि वो पैरामीटर्स जो पास हुए हैं वो पास बाय रेफरेंस हुए हैं. The syntax to create a reference variable is as follows. रेफरेंस वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है कि डेटा टाइप डिफाइन की जाती है ampersand रेफरेंस नेम. डेटा टाइप डिफाइन करी गई, ampersand आ गया और रेफरेंस नाम आ गया, यानी एलियस आ गया. ठीक है. इज इक्वल्स टू वेरिएबल नेम. अच्छा, अब ये जो सी आया है ये वेरिएबल के नाम के बराबर रख दिया गया. अगर आप नीचे इसकी डेफिनेशन में देखें, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा था कि इसको स्वैप करना था, तो नीचे अगर आप डेफिनेशन में देखें तो इसको इक्वेट करके एक वेरिएबल के नाम के साथ रख दिया गया है. इस बिल्कुल इसी तरह से डी के साथ भी किया गया है. So now class we will move towards our practice problem and see what is happening here. प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो देखते हैं. So now class, here is our practice example. Here is our practice program.
अब इस प्रैक्टिस प्रोग्राम में क्या रहा है, ये प्रैक्टिस प्रोग्राम बेसिकली स्वैपिंग का फंक्शन कर रहा है। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, जिसकी वैल्यूज 10 और 20 रखी गई है। मैं चाहता ये हूँ कि ये जो वैल्यूज 10 और 20 स्वैप हो जाए, यानी ए की वैल्यू जो 10 है वो बी के पास चले जाए, और जो बी की वैल्यू जो 20 है वो किसके पास चले जाए, ए की वैल्यू जाए। तो आफ्टर द स्वैपिंग वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब ये फंक्शन हमने परफॉर्म करना है बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम चेक करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है मेरे फंक्शन पे, क्या इफेक्ट आता है मेरे आउटपुट पे, और जब मैं कॉल बाय वैल्यू यूज कॉल बाय रेफरेंस यूज करता हूँ तो मेरे आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है। सो कम हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पे बात करें अपने एग्जाम्पल में हम लोग, तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक सबसे पहले मेन प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो मेन प्रोग्राम में हमने पहले हेडर फाइल्स वगैरह ऐड करने के बाद इस प्रोग्राम में की डेफिनेशन की बात क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन की गई है, फंक्शन को बताया गया, बनाया गया फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है वो चीज़ डिफाइन करी गई है। तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं मेन प्रोग्राम में आ जाता हूँ। मेन प्रोग्राम में हमारे पास क्या कर रहा है कि दो वेरिएबल्स ले लिए, इंटीजर x एंड y, और x की वैल्यू 10 रख दी है, y की वैल्यू 20 रख दी है। स्वैपिंग से पहले x की वैल्यू क्या होगी, स्वैपिंग से पहले x की वैल्यू 10 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, क्योंकि सिंपल कॉल करेगा इन दोनों वैल्यूज को। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को सिंपल यहाँ आउटपुट में प्रिंट कर दिया गया है। उसके बाद फंक्शन कॉल किया गया है। फंक्शन कॉल जैसे ही करा जाएगा वो कहाँ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाके चेक करेगा। फंक्शन की डेफिनेशन, अब फंक्शन की डेफिनेशन पे जाके चेक करेगा। फंक्शन की कॉलिंग के बाद वो क्या करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन में इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज स्वैप हो चुकी होंगी, यानी फंक्शन जो हमने बनाया था वो बेसिकली स्वैपिंग फंक्शन था, यानी पीवी जो फंक्शन था मेरे पास, पीवी फंक्शन इज बेसिकली स्वैपिंग फंक्शन। तो पीवी फंक्शन इनकी वैल्यूज को स्वैप कर चुका होगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आएगी, तो आफ्टर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू स्वैप होकर, एक्स की वैल्यू स्वैप होकर क्या हो जानी चाहिए, 20 जानी चाहिए, और वाई की वैल्यू स्वैप होकर 10 आ जानी चाहिए। तो अब फंक्शन में हो क्या रहा है, फंक्शन की कॉलिंग करने में फंक्शन में होकर आप फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन में क्या हो रहा है कि फंक्शन में दो वेरिएबल्स लिए, फंक्शन के जो एलियस रेफरेंस वेरिएबल्स वो दो लिए हमने, कौन से, एक तो ए लिया और बी लिया। सो दैट मीन्स के एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ उठ के चली जाएगी, ए और बी के इक्वेट हो जाएगी, यानी फंक्शन के एक्स और वाई की वैल्यू। क्योंकि अगर यहाँ आप फंक्शन कॉलिंग में देखें, फंक्शन कॉलिंग में जो जो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए एक्स और वाई की वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएंगी 10 और 20, और 10 और 20 जो है बराबर है किसके, ए और बी के, यानी एक्स और वाई बराबर है किसके, ए और बी के। यानी अगर आप ये टेबल में आकर देखें, नीचे टेबल में अगर आप नीचे आके देखें तो टेबल में क्या हमारे पास मौजूद है, ए और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स 10 के बराबर है और वाई जो है 20 के बराबर है। सिमिलरली एक्स ए भी 10 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, वो ऊपर जाके अगेन रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल है, ए और बी इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी, ए एंड बी that we have used in user defined function is a reference variable of x and y. x and y main function में यूज कर रहे थे, तो इसीलिए हमने जो वेरिएबल्स जो यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज होता है उनको एलियस कहा इसीलिए जाता है कि वो जो जहाँ फंक्शन कॉल होते हैं, जहाँ उसके वेरिएबल्स मौजूद हैं वो उसके एलियस होते हैं, वो वहाँ उसके रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मेन जो वेरिएबल्स है वो कौन से हैं, एक्स और वाई है, और ए और बी उसके रेफरेंसेस हैं, यानी ए रेफरेंस वेरिएबल है एक्स का और बी रेफरेंस वेरिएबल है वाई का। सो कॉल बाय वैल्यू में रेफरेंस वेरिएबल, यानी रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यूज को देखना है वो चेंज होती है या नहीं होती। ओके जी, फिर उसके बाद क्या किया हम, अगर देखा जाए, देखें इंट सी इक्वल्स टू ए किया हमने, इंट सी इक्वल्स टू ए कर लिया हमने, एक और वेरिएबल ले लिया हमने, अगर आप यहाँ सी ना करें आप यहाँ जेड कर लें, चलें हम यहाँ z कर लेते हैं। हमने एक और वेरिएबल ले लिया जिसकी हमने वैल्यू क्या कर दी, a के बराबर कर दी। तो इसका मतलब अब
z की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो x की वैल्यू भी 10 हो गई, a की वैल्यू भी 10 हो गई और z की वैल्यू भी 10 हो गई है। अगेन क्लास में इस चीज को दोबारा से रिपीट करते हुए चलूं। इंट मेन फंक्शन में मेरे पास फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉलिंग में दो वेरिएबल्स यूज हुए x एंड y, जो कि कॉलिंग मेन फंक्शन यानी मेन फंक्शन में हमारे पास यूज हो रहे हैं x और y। अब जब ये कॉलिंग फंक्शन अपने फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा तो वहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है a और b यूज हो रहा है। सो a और b यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल हैं x और y के। तो आपने ये देखा था, हमने कॉल बाय वैल्यू की अगर बात करें, यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन है, कॉल बाय वैल्यू की अगर हम बात करें तो कॉल बाय वैल्यू में हमने ये बोला था कि जो वेरिएबल्स हैं वो मेन वेरिएबल्स नहीं जाते हैं, मेन वैल्यूज नहीं जाती हैं, वो उसकी कॉपी बना के भेजते हैं। यानी अब क्या करेगा, एक्स की कॉपी बनाया, यानी 10 की कॉपी बनाई और वाई की कॉपी बनाई। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स अब चेंज नहीं हो सकते, जो मेन फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। मेन फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, इनकी कॉपी बना के भेजेगा। कॉपी किस तरह से बनाता है, रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हुए बना देता है। तो इसने यहाँ रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हुए वेरिएबल्स की कॉपी बनाई और भेज दिया ऊपर मेन फंक्शन, वो फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन पे हमने देखा कि हमने ए को, अगर मैं इस पहली लाइन की बात करूं, ए को बी के इक्वेट किया, सबसे पहले ए को बी के इक्वेट किया, और अब क्योंकि मुझे स्वैपिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए और बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए नहीं लिख सकता, अगर मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा तो एरर शो करेगा, वो कहेगा ए जो है वो प्री डिफाइंड है, या इस तरह से एरर आप चेक कर सकते। इसके लिए हमने किया ये कि ए को एक और वेरिएबल के बराबर ले लिया, यानी एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू एक और वेरिएबल के बराबर ले ली, जिसको हमने जी कहा। अब हम जी वेरिएबल यूज कर सकते हैं एज अ थर्ड वेरिएबल। सो ए की जो भी वैल्यू होगी, अब अगेन ए की जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू बी के बराबर हो गई और बी की वैल्यू जी के बराबर हो गई, और जी किसके बराबर है, ए के बराबर है। सो दैट मीन्स ए की जो भी वैल्यू होगी, यानी ए की जो भी वैल्यू 10 है, या ए की जो भी वैल्यू 10 है वो क्या हो जाएगी, 20 हो जानी चाहिए, और बी की जो भी वैल्यू वो क्या हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा ये कि z की वैल्यू तो 20 हो गई है, ठीक है, z की वैल्यू 20 हो गई, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है, अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी में x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू जो है वो 20 है। x की वैल्यू 10 है मेमोरी में और y की वैल्यू जो है वो क्या है, 20 है। इसी तरह से z की वैल्यू भी 20 इसने कर दी है। लेकिन जब ये रिवर्स करेगा, जब ये वापसी वैल्यू को चेंज करेगा, तो ये इस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, इस वैल्यू को चेंज, ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो वैल्यूज फंक्शन ने पास करी थी, कॉल बाय वैल्यू फंक्शन ने पास करी थी, वो वैल्यूज की कॉपी पास करी थी, ओरिजिनल वेरिएबल पास नहीं करे थे। तो जब कॉपी पास करी थी तो कॉपी में चेंजिंग हो जाएगी, ये कॉपी में जो चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ पर 10 की जगह 20 हो जाएगा, 20 की जगह 10 हो जाएगा, लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ए 10, यहाँ पर 10 की जगह बात करूँ तो 20 तो हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर 20 की जगह 10 हो जाएगा, लेकिन ए अभी भी किसके बराबर है, ए अभी भी 10 के बराबर होगा और बी अभी भी 20 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज इसने कॉपी सेंड करी थी, ये ओरिजिनल वेरिएबल सेंड नहीं करा था। और कॉल बाय वैल्यू की मकसद ही यही होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज चेंज ना हो। सो आप गैस कर चुके होंगे कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट विल नेवर चेंज, आउटपुट आपका यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटरनल मेमोरी में चेंज हो चुका होगा। इंटरनल मेमोरी जो हमारे पास हमारे कंप्यूटर की है उसमें वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, यानी मेन फंक्शन की वैल्यूज में ये चेंज नहीं होगा। सो आउटपुट भी मेरे पास सेम ही आएगा। नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम, व्हाट विल इट से। ये हमारे पास में वही प्रोग्राम है जो हमने बनाया है अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेम चीज करी है, सेम वैल्यू सेम पैरामीटर्स यूज करे गए हैं। सी की जगह अगेन हम जी कर देते हैं वेरिएबल, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ वील रीबिल्ड इट। स्टार्ट विद आवर डिबगर। तो हियर इट इज, नाउ यू कैन सी कि जो मैंने कॉल बाय वैल्यू यूज किया है, कॉल बाय वैल्यू यूज करने की वजह से आप देख सकते हैं
कि जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो सेम की सेम है, वैल्यूज हमारे पास सेम ही, यानी x की वैल्यू जो है वो 10 है और y की वैल्यू 20 है। बिफोर स्वैपिंग भी हमारे पास क्या थी, सेम थी। क्यों? अगेन अगर मैं दोबारा हम लोग इस तरफ चलें, यहाँ पर दोबारा फिर से मैं आपको बताते हुए चलूँ, अगर दोबारा से डिफाइन करते हुए चलूँ, कॉल बाय वैल्यू में हो क्या रहा है, जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन की वेरिएबल्स की कॉपी बनाई इसने, फंक्शन की वेरिएबल्स की कॉपी बना के उसने जहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां चला गया। फंक्शन डिफाइन होने के बाद रेफरेंस वेरिएबल्स को वो कॉपी वैल्यूज अलॉट कर दी। वो कॉपी वैल्यूज जब अलॉट कर दी इसने तो वो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 हो गई थी, बी की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास, बी की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास 20 हो गई थी। ए की वैल्यू क्या हो गई थी 10 हो गई थी और बी की वैल्यू क्या हो गई थी 20 हो गई थी। इसी के साथ साथ अगर फंक्शन के स्टेटमेंट्स में आ जाए तो क्या किया गया था, हमें स्वैपिंग करना था। स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए और बी की वैल्यू ए के बराबर हो जाए। तो ए की वैल्यू बी के बराबर करती थी और बी की वैल्यू ए के बराबर करने के लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया था जिसका नाम हमने जी रख दिया था और जी को हमने ए के बराबर कर दिया था। हम डायरेक्ट बी को ए के बराबर नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर वो एरर शो कर देता था। आप प्रोग्राम में बना के चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमने करी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा अब जो वेरिएबल्स हैं वो स्वैप हो जाने चाहिए। दैट मीन्स अब जो z है, जो बेसिकली a है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 20 हो जानी चाहिए और जो b है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, उसकी वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास स्वैप किया था। x और y की वैल्यू इसी तरह से चेंज हो गई। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10 होगी। अगेन ये मेमोरी की लोकेशन में हुई है, मेन फंक्शन में नहीं हुई है, यानी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। जो इंटरनली इसने जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, इंटरनली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये डाटा एक कुछ ना कुछ मेमोरी में सेव करता रहता है। सो मेमोरी में जो चेंजिंग हुई है वो यहाँ पर चेंजिंग हुई है। इसके बाद जब डाटा की वैल्यूज वापसी सेंड करेगा, वापसी जब वो सेंड करेगा तो x की वैल्यू अभी भी क्या है, x की वैल्यू अभी भी 10 है और y की वैल्यू अभी भी क्या होगी 20 ही होगी, y की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं होगी। तो वो वापसी जब यहाँ आएगा तो वो देखेगा कि x की वैल्यू क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो चेंजिंग हुई है मेमोरी के अंदर हुई है, ये वेरिएबल्स के अंदर, यानी वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, वेरिएबल ने अलॉट नहीं की वैल्यूज, कॉपी वैल्यूज चेंज हुई हैं। कॉपी वैल्यूज चेंज होने की वजह से, कॉपी वैल्यूज चेंज ना होने की वजह से जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसका मतलब पी वी एक्स और वाई अभी भी ये क्या ही रहेंगे, अभी भी 10 ही रहेंगे। हमने प्रोग्राम चला के देख भी लिया कि इन दोनों की वैल्यूज 10 और 20 ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब कॉल बाय वैल्यू में मेरे पास जो हम बात कर रहे थे कि ये रीड ओनली वे कम्युनिकेशन है, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को रीड करके कॉल करा सकते हैं और उस पर रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। सो ये था कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस में देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस में क्या चेंजिंग हो रही है। कॉल बाय रेफरेंस जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन की अब ये एक्स और वाई वेरिएबल्स उठ के एक्स और वाई की कॉपी नहीं सेंड करेगा, एक्स और वाई खुद उठ के पहुंच जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज उठ के पहुंच जाएंगे, वो जो चेंज हो जाएंगी तो जिनको चेंज होना होगा। सो एक्स और वाई, एक्स बराबर है 10 के और वाई बराबर है 20 के। ठीक है क्लास। अब जो इंटरनल मेमोरी में चेंजिंग हमारे पास होगी, ये हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल्स को चेंज करता है, रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज करता है, इसीलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल को भेजता है वापसी। ठीक है जी, इसीलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एक्स की रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है ए और वाई के रेफरेंस वेरिएबल क्या है बी है। ठीक है, तो एक्स के लिए जो रेफरेंस वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो ए इस्तेमाल किया गया है, वाई के लिए जो रेफरेंस वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो क्या इस्तेमाल किया गया है, बी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मैंने सिंपल एक और चीज ऐड कर देनी है, एम्परसेंड, जो रिप्रेजेंट करेगा कि अब मेरा फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस यूज हो रहा है। अब रेफरेंस के वेरिएबल उठ के हमारे पास यहाँ पर आएंगे, कॉल बाय जहाँ फंक्शन कॉल होगा वहां आ जाएंगे। अच्छा जी, जैसे प्रोग्राम चला इसने वैल्यू स्वैप करी, एक्स की वैल्यू को 10, एक्स की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर हो गई है, वाई की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर हमारे पास थी मेन फंक्शन में। तो इसी तरह से ये रेफरेंस वेरिएबल को इसने अलॉट कर दिया, यानी अब ए की वैल्यू भी 10 हो गई और बी की वैल्यू भी 10 हो गई है, एलियस की वैल्यूज चेंज हो गई है। अगेन मेन फंक्शन में आया, अब जी की वैल्यू ए के बराबर कर दी इसने और ए की वैल्यू बी के बराबर करी और बी की वैल्यू जी के बराबर कर दी। इसका मतलब अब ए की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई है 10 हो गई है। अब जब बी की वैल्यू 10 हो गई है और ए की वैल्यू 20 हो गई, इसका मतलब अब ये स्वैपिंग हो जाएगी।
और b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 10 के बराबर हो गई है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये इंटरनल मेमोरी में जो चेंज हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये वैल्यू उठ के, अब ये वैल्यू उठ के इसके बराबर भी हो चुकी है। a की वैल्यू 20 हो चुकी है और b की वैल्यू क्या हो गई है 10 हो गई है, जबकि ये चीज यहाँ पे फिक्स थी। ये चीज यहाँ पे क्या थी, ये चीज यहाँ पे वही थी जो मेमोरी में मौजूद थी। तो क्यों क्यों चेंज हुई, क्योंकि अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल मौजूद था। रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई हैं। रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस था, अब रेफरेंस की वैल्यूज उठ के यहाँ पहुंच चुकी हैं। रेफरेंस की वैल्यूज चेंज हुई है। रेफरेंस नीचे मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में आया था, रेफरेंस इंटरनल मेमोरी में कॉल हुआ था। यहाँ पर रेफरेंस कॉल नहीं हुआ था, यहाँ पर रेफरेंस की वैल्यूज गई थी और वैल्यूज की कॉपी गई थी। यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल्स उठ के गए। रेफरेंस वेरिएबल उठ के जाना है तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। वैल्यूज का उठ के जाना तो कॉल बाय वैल्यू होता है। जब वैल्यू उठ के जाएंगी तो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यूज सेम रहेंगी। जब वैल्यू उठ के जाएंगी तो रेफरेंस वेरिएबल जो कि वैल्यूज जो कि वेरिएबल नीचे इस्तेमाल किए गए उनकी वैल्यूज सेम रहेंगी, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, नहीं होंगी। अगर रेफरेंस खुद पूरा का पूरा उठ के चला जाए, रेफरेंस उठ के चला जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, रेफरेंस उठ के जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब ए आ गया है और यहाँ पे अब क्या आ गया है, बी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस उठ के चला गया है, तो रेफरेंस चेंज हुआ, वापसी रेफरेंस आया, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई जब ये 10 हो गई। इससे पहले इसका मतलब क्या था, इससे पहले इसकी वैल्यू जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इसकी वैल्यू 10 थी और इसकी वैल्यू क्या थी 20 थी, बी की वैल्यू। ठीक है जी। जब रेफरेंस वेरिएबल उठ के चला गया यहाँ पे और इसने देखा कि अब ये इक्वेट हो गया है, तो अब जब रेफरेंस वेरिएबल वापसी जाएगा तो ए की वैल्यू क्या मौजूद होगी, इसके पास 20 मौजूद होगी। ए की वैल्यू इसके पास 20 मौजूद होगी। इसी तरह से यहाँ से भी रेफरेंस वेरिएबल उठ के वापस जाएगा जो इसके पास की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो दैट इज वाई कॉल बाय रेफरेंस यूज किया जाता है कि वो रेफरेंस वेरिएबल कॉल होता है यहाँ पे, और कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज कॉल होती है हमारे पास फंक्शन में। ये दोनों का डिफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। अच्छा, फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट पे काम किस तरह से हो रहा है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं आप। फ्लो चार्ट में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास दो वेरिएबल्स लिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, जिसकी वैल्यूज 10 और 20 के बराबर रख दी। फंक्शन कॉल हुआ, स्वैपिंग हुई, उसके बाद स्वैप वैल्यूज दिखा दी, प्रोग्राम एंड हो गया। अब स्वैपिंग फंक्शन की बात है, स्वैपिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, स्वैपिंग फंक्शन में एक वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया जो कि टी के बराबर किया, उसके टी की वैल्यू को सी के बराबर कर दी, सी की वैल्यू को डी के बराबर कर दी, कि हमारा फंक्शन क्या था, स्वैप करना था। सी की वैल्यू को ए की वैल्यू को बी के बराबर करना था, ए की वैल्यू को बी के बराबर करने का मतलब ए 20 हो जाता और बी क्या हो जाता 10 हो जाता, हमने ये करना था। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, ये करने के लिए अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन की बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया टी के नाम से। क्योंकि अगर अगेन मैं वही बात रिपीट करते आ रहा हूँ बार बार कि ये मैं सी को डी के बराबर किया, डी को सी के बराबर नहीं कर सकता, एरर शो कर देता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वैल्यूज रिटर्न करी फंक्शन को। फंक्शन ने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज के एज रेफरेंस यूज हुआ था, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू की तो कॉल बाय रेफरेंस की तरफ यूज हुआ, इनको वापसी इनकी वैल्यूज अपने जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था उनको रिटर्न कर दी वैल्यूज। तो फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन को वैल्यूज स्वैप हो गई हैं, स्वैप होने के बाद इसने डिस्प्लेड वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया है। अब लैब टास्क पर अगर हम आ जाएं, सबसे पहला जो टास्क है हमारे पास, create a function swap that takes 4 arguments and pass values by reference। जो ऊपर हमने प्रोग्राम किया है उसमें हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल 4 आर्गुमेंट्स लेने हैं और इनकी वैल्यूज को रेफरेंस के तौर पे पास करना है। एग्जाम्पल, योर आउटपुट शोज द सीक्वेंस एज फॉलोज। आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है। इस स्वैप होके ए की वैल्यू 200 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 100 हो जानी चाहिए। Do the same task with a function call by value and analyze the output। यही चीज हम कर चुके हैं, आपने कॉल बाय वैल्यू के तौर पे भी यूज करना है इस फंक्शन को और आउटपुट को एनालाइज करना है। तो अगेन आपके पास आउटपुट तो मौजूद होगा, आपको आइडिया होगा कि आप ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी व्हेन यू आर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यूज चेंज हो रही होंगी इंटरनली, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू यानी वेरिएबल खुद चेंज नहीं होगा,
वेरिएबल की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वेरिएबल की कॉपीड वैल्यूज जो कि मेमोरी में थी वो जो कि कॉल बाय वैल्यू थी वैल्यू की आ रही होगी, जैसे हमने अभी एग्जांपल में समझा। Our next example, next practice program will be write a function named year calculator that has long integer parameters representing the total number of days since the turn of the century is 1/2000, ठीक है, and reference parameters named year, month, day. रेफरेंस पैरामीटर्स आपके पास कौन कौन से होंगे? ईयर होगा, मंथ होगा और डे होगा। द फंक्शन इज टू कैलकुलेट करंट ईयर। आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन बनाना है जिसमें करंट जो क्या क्या करेगा, वो करंट ईयर कैलकुलेट करेगा, मंथ और डे फॉर गिवन नंबर ऑफ डेज पास टू इट। तो आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ डेज इंटर करेगा यूजर, नंबर ऑफ डेज यूजर इंटर करेगा और बता देना है कि अब तक आज तक यानी 2000 से 1 जनवरी, फर्स्ट तारीख एंड 2000 से आज तक आपके कितने दिन गुजर चुके हैं और क्या डेट होगी आज तक, या कोई भी नंबर ऑफ डेज वो लिखिएगा, वो उसको बता देगा कि उस दिन पे क्या डेट थी। तो यूजर से पूछेगा कि हमारे पास कौन सा कितने डेज गुजर चुके हैं, तो आपने यूजर ने डेज बताना है और उस नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट से उसने उसकी डेट बता देनी है। Using the references, the function should directly alter the respective actual arguments in the calling function. ठीक है, आपने रेफरेंस के तौर पर यूज करते हुए एक्चुअल कॉल फंक्शन को यूज और एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको चेंज कर देना है। इसका मतलब पास बार रेफरेंस यूज कर रहे हैं आप। Assume that each year has 365 days and each month has 30 days. Include this function in a working program. ठीक है, एक वर्किंग प्रोग्राम में आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को यूज करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस प्रोग्राम को अगर मैं समझाते हुए इस पूरे प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी आपने नंबर ऑफ डेज एंटर करना है। जब प्रोग्राम चलेगा मेरे पास तो वो यूजर से पूछेगा इंटर नंबर ऑफ डेज पास। आज का दिन अगर मैं लिख दूं, फर्ज कर लो आज कोई 365 दिन गुजर चुके हैं हमारे पास, एक साल में 365 दिन होता है, तो ये 2020 चल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितने दिन हो जाएंगे। अगर मैं 2010 की बात करता हूँ, अगर 2010 में हम खड़े हुए हैं, 10 साल गुजर चुके हैं लेट सपोज, तो ये अराउंड 365 डेज हमारे पास जो है वो कितने जाएंगे, 30650 डेज हो जाएंगे। ठीक है, 30650, जब 350 डेज गुजरने के बाद, सेंचुरी के 306 डेज गुजरने के बाद हमारे पास क्या तारीख होगी उस दिन पे 21st सेंचुरी से हमारे पास 350 डेज गुजरने के बाद क्या डेट होगी, ये बताना है सिंपल। उसके लिए 3 पैरामीटर्स, 3 फंक्शन यूज किए गए हैं। फंक्शन बना सकते हैं आप यहाँ पे, उस फंक्शन के 3 पैरामीटर्स यूज किए गए, ईयर, मंथ, डे, और उसका फॉर्मूला होगा, आपने फॉर्मूला उसमें एंटर करना है, या जो भी आपकी पास टेक्निक है आप उसको यूज करते हुए ये चीज कैलकुलेट करेंगे। Now the third program is design a calculator that takes 2 numbers as an input and an operator as a character. तो अब यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं। आपने 2 नंबर लेना है और एक ऑपरेटर लेना है एज ए करेक्टर के तौर पे। Apply the operation on the 2 numbers and print the results, whereas the choice of operator is passed by reference. तो अब यहाँ पे जो आप फंक्शन बनाएंगे वो ये इस फंक्शन में आप ये वेरिएबल्स यूज करेंगे, ये करेक्टर यूज करेंगे। ठीक है जी, आप जो फंक्शन बनाएंगे उसमें ये करेक्टर यूज करना लाजमी है, यानी प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपने करेक्टर यूज करते हुए एक फंक्शन बनाना है, उसको पास कराना है बाय रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप करेक्टर यूज करेंगे और उसको पास कराना है एज अ रेफरेंस, और यूजर से आप 2 नंबर लेंगे और इन 2 नंबर के रिस्पेक्ट से आपने उसकी एडिशन मालूम करनी है, सब्ट्रैक्शन मालूम करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मालूम करके बताना है। सो दीज आर द टास्क, होप यू हैव अंडरस्टैंड कि इन टास्क में आपको करना क्या है, किस तरह से करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इंशाल्लाह हम इसको लैब की जो सेशन होता है उसमें कवर अप कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।